नमस्कार। चलिए आज चलते हैं समय में पीछे। एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसी सभ्यता की खोज में जो अपने समय से कह सकते हैं मीलों आगे थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। अब ये सवाल सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे है ना, लेकिन ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जो आज से हजारों साल पहले सिंधु घाटी के मैदानों में बसती थी। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर और जानते हैं इस कमाल की सभ्यता के उन रहस्यों को जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। तो क्या चीज थी जो हड़प्पा के लोगों को इतना खास बनाती थी? शुरुआत करते हैं उनकी इंजीनियरिंग और शहर बसाने की कला से, जो वाकई अविश्वसनीय थी। देखिए, हड़प्पा के शहरों का एक बहुत ही साफ सुथरा खाका था। मोटे तौर पर शहर दो हिस्सों में बटा होता था। एक था ऊपरी हिस्सा, जिसे गढ़ या दुर्ग कहते थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ शासक वर्ग या अमीर लोग रहते होंगे। और फिर था निचला शहर, जहाँ आम लोगों के घर थे जो पक्की ईंटों से बने थे। और उनकी प्लानिंग की सटीकता तो देखिए। शहर बिल्कुल एक ग्रिड पैटर्न पर बसाए गए थे। मतलब सड़कें एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह। लेकिन असली जादू तो था उनके ड्रेनेज सिस्टम में। सोचिए, हर घर में अपना बाथरूम, ढकी हुई नालियां और यहां तक कि मैनहोल भी। हजारों साल पहले सफाई और सेहत को लेकर इतनी जागरूकता, ये बात सच में चौंका देती है। अगर उनके स्केल का अंदाजा लगाना हो तो जरा मोहनजोदड़ो की पहली सड़क की चौड़ाई पर गौर कीजिए। 10.5 मीटर। जी हाँ, 10.5 मीटर। मतलब इतनी चौड़ी कि उस जमाने की 7 गाड़ियां एक साथ अगल बगल से निकल सकती थीं। ये दिखाता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना एडवांस था। और बात सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं थी। देखिए, उस दौर में जहां मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी बड़ी सभ्यताएं धूप में सुखाई कच्ची ईंटों से काम चला रही थीं, वहीं हड़प्पा के लोग भट्टियों में पकाई हुई ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, सारी ईंटें एक स्टैंडर्ड साइज की होती थीं। ये उनकी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का सीधा सीधा सबूत है। तो शहर तो बड़े जबरदस्त थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे? उनका समाज कैसा था? चलिए अब थोड़ा उनके जीवन में झांक कर देखते हैं। जो सबूत मिले हैं वो बताते हैं कि समाज में अलग अलग वर्ग तो थे, जैसे किसान, कारीगर, व्यापारी, लेकिन आज जैसी जाति व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं मिलता। हाँ, किसी के घर बड़े थे, किसी के छोटे, जिससे लगता है कि आर्थिक हैसियत में फर्क जरूर था। और एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। खुदाई में मातृ देवी की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, जिससे कई इतिहासकार ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद उनका समाज मातृसत्तात्मक रहा हो। मतलब परिवार में महिलाओं का स्थान प्रमुख होता होगा। उनकी सोच और मान्यताओं की एक झलक हमें उनके अंतिम संस्कारों से मिलती है। हड़प्पा में R37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला है, जहां मृतकों को दफनाया जाता था। और हाँ, उनकी कब्रों में रोजमर्रा के इस्तेमाल का कुछ सामान भी रखा जाता था, पर यह सामान बहुत कीमती नहीं होता था। इससे लगता है कि वो मौत के बाद की जिंदगी में तो यकीन करते थे, लेकिन शायद बहुत ज्यादा दिखावे में नहीं। अब आता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसी पहेली जो आज तक सुलझ नहीं पाई। इन पर राज कौन करता था? कमाल की बात तो यह है कि इतनी बड़ी और व्यवस्थित सभ्यता में कहीं भी कोई भव्य मंदिर या राजा का महल नहीं मिला है। कोई ऐसा सबूत नहीं जो बताए कि यहाँ कोई राजा या कोई महापुजारी राज करता। तो फिर कौन? एक बहुत मजबूत थ्योरी ये है कि हड़प्पा पर शायद व्यापारियों का एक समूह शासन करता था। और यह बात समझ में भी आती है, क्योंकि उनकी पूरी सभ्यता में जोर लड़ाई झगड़े या विजय पर नहीं, बल्कि व्यापार पर था। चीजों को एक जैसा बनाने, मतलब स्टैंडर्डाइज करने पर था। और इसी व्यापार की बात से हम सीधे पहुंचते हैं इस विशाल सभ्यता की अर्थव्यवस्था पर। देखिए, हड़प्पा की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी खेती। वो गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलें उगाते थे। इसके अलावा पशुपालन तो था ही, और साथ ही साथ क्राफ्ट्स का काम भी जोरों पर था। वो लोग मन के बनाने, मेटल का काम करने और शंख से खूबसूरत चीजें बनाने में उस्ताद थे। और ये सारा तामझाम चलता था उनके जबरदस्त ट्रेड नेटवर्क की वजह से। जरा देखिए कि वो कहां-कहां से सामान मंगवाते थे। सोना आता था अफगानिस्तान और कर्नाटका से, तांबा बलूचिस्तान और ओमान से, और लैपिस लजूली जैसा कीमती पत्थर सीधा अफगानिस्तान से। मतलब उस जमाने की एक सच्ची ग्लोबल इकोनॉमी थी ये। अच्छा, अर्थव्यवस्था और शहर तो हमने देख लिए। अब थोड़ा उनकी कला, उनके विश्वास और उस सबसे बड़े रहस्य की तरफ चलते हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गए। जैसा कि मैंने पहले बताया,
उनके धार्मिक जीवन में मातृ देवी की पूजा का एक खास स्थान था। ये हमें पता चलता है खुदाई में मिली अनगिनत नारी मूर्तियों से। ऐसा लगता है कि वो उन्हें जमीन की उर्वरता से जोड़कर देखते थे, एक तरह से धरती माँ के रूप में पूजते थे। वैसे तो हड़प्पा के लोग बड़े प्रैक्टिकल थे, लेकिन जब बात कला की आती है तो उनका हुनर उनकी छोटी छोटी चीज़ों, खासकर उनकी मोहरों पर देखने को मिलता है। ये मोहरें सिर्फ व्यापार के लिए ठप्पा लगाने के काम नहीं आती थीं, बल्कि ये अपने आप में आर्ट के छोटे छोटे मास्टरपीस थे। लेकिन उनकी तमाम शानदार चीज़ों के बीच एक ऐसी रचना है जो जितनी कमाल की है उतनी ही रहस्यमयी भी है, और यही उनका सबसे बड़ा राज है। और वो है हड़प्पा की लिपि। ये एक लिखने का तरीका था जिसमें करीब 400 अलग अलग चिन्ह या निशान थे। और सबसे बड़ी पहेली यही है कि आज तक दुनिया का कोई भी इंसान इसे पढ़ नहीं पाया है। ये हमारे लिए आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। हमें ऐसी हजारों मोहरें मिली हैं जिन पर जानवरों की खूबसूरत आकृतियां हैं और साथ में है ये रहस्यमयी लिखावट। सोचिए, ये मोहरें हमारे हाथों में हैं, हमारी आंखों के सामने हैं, लेकिन इन पर लिखी कहानियां, इनके संदेश, इनके नाम, सब कुछ एक ताले में बंद है जिसकी चाबी खो चुकी है। और इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं। जरा सोचकर देखिए कि अगर कभी हम इस लिपि को पढ़ने में कामयाब हो गए तो हड़प्पा के लोग हमें अपनी दुनिया के बारे में और कौन-कौन से हैरत अंगेज राज बताएंगे। ये वो रहस्य है जो आज भी इतिहास के पन्नों में अपने खुलने का इंतजार कर रहा है।